प्रिय विद्यार्थियों, वैसे तो आपको बाज़ार का परिचय दिया जा चुका है, लेकिन आज हम कुछ विस्तृत आपको बाज़ार का परिचय देंगे। हम यहाँ सैद्धांतिक बाज़ार वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिनका आपको भविष्य में पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले बाज़ार, आपको बाज़ार की परिभाषा बताई गई है कि बाज़ार वह जगह है जहाँ वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं, या बाज़ार वह समस्त जगह है जहाँ वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं और जहाँ क्रेता और विक्रेता उपस्थित होते हैं और आपस में प्रतियोगिता करके कीमत तय करते हैं। लेकिन जब प्रतियोगिता की बात आती है तो फिर वो प्रतियोगी बाज़ार हो जाता है। प्रतियोगिता के आधार पर बाज़ार ये 3 प्रकार के मोटे मोटे तौर पर होता है: पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार, शून्य प्रतियोगी बाज़ार और अपूर्ण प्रतियोगी बाज़ार। पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार के बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है। शून्य प्रतियोगी बाज़ार यानी जहाँ बिल्कुल ही प्रतियोगिता नहीं होती, वो 3 प्रकार के होते हैं। एकाधिकार में किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, एक ही उत्पादक होता है। एक क्रेताधिकार, इसका मतलब होता है किसी वस्तु का अनेक उत्पादक हो सकते हैं लेकिन खरीदने वाला केवल एक होगा। फिर द्विपक्षीय एकाधिकार यानी एक खरीदने वाला होता है, एक बेचने वाला होता है, एक उत्पादक होता है और एक उसका उपभोक्ता होता है, तो ये द्विपक्षीय एकाधिकार आता है। यहाँ इन तीनों ही दशाओं में कोई प्रतियोगिता नहीं होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण प्रतियोगिता की कुछ शर्तें लागू नहीं होती हैं, तब वहाँ अपूर्ण प्रतियोगिता होती है। जैसे द्वयाधिकार में 2 विक्रेता होते हैं, अल्पाधिकार में 2 से ज़्यादा होते हैं लेकिन इतना नहीं होते हैं कि वो पूर्ण प्रतियोगिता जैसी दशा उत्पन्न कर सकें, यानी कुछ विक्रेता होते हैं। और एकाधिकारिक प्रतियोगिता में वस्तुएं एक समान नहीं होती, यानी होमोजीनियस नहीं होती हैं। बाकी सारी शर्तें पूर्ण प्रतियोगिता जैसी होती है। वहाँ भी संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ भी वस्तुएं निकट स्थानापन्न होती, लेकिन पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती हैं। तो इस तरह से ये बाज़ार के प्रकार हैं। अब हम आपको इधर जो चार्ट बना है, इसके अनुसार आपको बाज़ार संतुलन के बारे में बताएंगे। आप देख रहे हैं इस चार्ट में कि कीमत दी गई है, कीमत क्रमशः घट रही है। कीमत घटने के कारण बाज़ार में मांग बढ़ रही है। ये आप देख पा रहे हैं कि जब 6 रुपये कीमत थी तो 16 इकाई की मांग की जा रही थी, लेकिन कीमत ज़्यादा होने के कारण पूर्ति ज़्यादा थी और मांग कम थी। तो कुल मिला के जो मांग और पूर्ति वक्र है, आप देखते हैं मांग वक्र नीचे की तरफ गिरेगी और पूर्ति वक्र ऊपर की तरफ उठेगा। यानी कि कीमत कम होगी तो पूर्तिकर्ता कम पूर्ति करेगा, लेकिन मांगकर्ता इस कीमत पर ज़्यादा मांग किए रहता है, ज़्यादा मांग करता है। तो इसलिए इन दोनों का व्यवहार यानी उपभोक्ता का और विक्रेता का कीमत के संदर्भ में अलग होता है। कीमत घटेगी तो मांग बढ़ जाएगी, यानी उपभोक्ता मांग ज़्यादा कर देगा लेकिन विक्रेता पूर्ति कम करेगा। तो इसलिए जब कीमत घटती जाती है तो मांग बढ़ती जाती है और आपूर्ति यानी कि विक्रेता पूर्ति कम करता जाता है। अब 4 रुपये प्रति इकाई कीमत पर इसकी मांग भी 20 रुपये है, इसकी पूर्ति भी 20 रुपये है, इसीलिए यहाँ संतुलन होता है। यानी ये जो है वो 4 रुपया है और यह इकाई 20 को प्रदर्शित करता है। आप देख रहे हैं कि 4 रुपये प्रति इकाई कीमत पर जो ये कीमत है y अक्ष पर, और ये सप्लाई कर्व है और ये डिमांड कर्व है, ये x अक्ष पर मांग और पूर्ति है, मांग और पूर्ति। तो इस तरह से दोनों के व्यवहार को व्यक्त करने वाला यानी उपभोक्ता के व्यवहार को मांग वक्र व्यक्त करता है, आपूर्तिकर्ता के व्यवहार को पूर्ति वक्र व्यक्त करता है, और दोनों का स्वभाव उल्टा है। कीमत घटेगी तो उपभोक्ता की मांग बढ़ेगी लेकिन आपूर्तिकर्ता की पूर्ति घटेगी, और जहाँ दोनों एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, वहाँ संतुलन स्थापित होगा। यही बाज़ार संतुलन है। अब आपको इसको विभिन्न तरीके से जांच करनी है कि क्या संतुलन स्थायी है। आप आगे पढ़ेंगे यानी BA और MA में संतुलन के अस्थायित्व और संतुलन की अद्वितीयता यानी स्टेबिलिटी और यूनिकनेस, तो इसकी जांच भी आपको
दो अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से करनी होती है, एक मार्शल हैं और दूसरे वालरा हैं। लेकिन यहाँ आपको बहुत थोड़ा सा उनका परिचय दिया जाएगा ताकि आप आगे की तैयारी कर सकें, आगे के बारे में कुछ सोच सकें। इसमें आप देखेंगे कि क्या होगा यदि बाज़ार में कभी अकस्मात कीमत ऊंची हो जाए। तो बाज़ार में जब कीमत ऊंची हो जाएगी तो पूर्ति आधिक्य हो जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मांग घट जाएगी, इतनी हो जाएगी, यानी मांग में कमी हो जाएगी और पूर्तिकर्ता पूर्ति बढ़ा देगा। तो ये जो है ये भाग पूर्ति आधिक्य है, यानी पूर्ति अधिक हो जाएगी। अब आपको इसमें सोचना है कि बाजार में मूल्य पर क्या असर होगा। कल्पना करिए कि बाजार में खरीदने वालों की तुलना में बेचने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाए, या बाजार में जितनी मांग है उससे ज़्यादा वस्तुएं उपलब्ध हो जाएं, तो कीमत पर क्या असर पड़ेगा। आप सहज ये अनुमान लगा सकते हैं कि तब कीमत घट जाएगी। जो विक्रेता हैं अपने सामान को बेचना चाहेंगे जल्दी जल्दी, और इसलिए कीमत में यहाँ से घटने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। और वो कीमत कहाँ आएगी, आकर फिर इसी इक्विलिब्रियम संतुलन बिंदु पर आकर रुक जाएगी। संतुलन फिर इस बिंदु पर रुक जाए, कीमत इस बिंदु पर आकर संतुलन बिंदु पर रुक जाएगी, क्योंकि जब कीमत घटेगी तो जो क्रेता है वो मांग बढ़ा देगा और कीमत घटने से विक्रेताओं की पूर्ति कम हो जाएगी और दोनों आकर फिर यहाँ संतुलित हो जाएंगे। दूसरी दशा ये हो सकती है कि किसी समय कीमत एकाएक घट जाए। तो जब कीमत घट जाएगी तो आप थोड़ा सा रेखा चित्र मिक्स हो रहा है, लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है। जब कीमत घट जाएगी तो यहाँ मांग मात्रा इतनी हो जाएगी और पूर्ति मात्रा इतनी रह जाएगी, यानी जो विक्रेता है वो पूर्ति अपनी कीमत घटने के कारण घटा देगा और कीमत घटने के कारण जो उपभोक्ता है अपनी मांग बढ़ा देगा। तो ये मांग आधिक्य है। ये जो भाग है मांग आधिक्य है, इसे मांग आधिक्य कहा जाएगा। और अब आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि बाजार में खरीदने वाले ज़्यादा पहुंच जाएं और बेचने वाले कम पहुंचें तो वस्तुओं की कीमत पर क्या असर पड़ेगा। आप अपने मन से बता सकते हैं तो कीमतें बढ़ा दिए जाएंगी या कीमतें बढ़ जाएंगी। तो इस तरह से जब मांग आधिक्य होता है तो कीमत में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और जब पूर्ति आधिक्य होता है तो कीमत में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और दोनों ही दशाओं में संतुलन फिर ई बिंदु पर स्थापित हो जाएगा। इस तरह से ये संतुलन जो है अस्थायी संतुलन होता है, यानी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा तो फिर कीमत यहीं आकर रुकेगी। इसमें जब आप आगे पढ़ेंगे तो ये ऐसे एकाएक यहाँ स्थापित नहीं हो जाता है, बल्कि इसके लिए एक मकर जाल सिद्धांत आता है, उसे पढ़ाया जाता है। लेकिन आपको यहाँ समझना है कि जब कभी पूर्ति अधिक होगा तो कीमत घट जाएगी और मांग अधिक होगा तो कीमत बढ़ जाएगी। ये संतुलन अद्वितीय भी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये रेखा काट के इधर चली जा रही है, ये रेखा काट के उधर चली जा रही है। इन रेखाओं का कहीं और अद्वितीय का मतलब होता है कि इसके समान कहीं कोई दूसरा न हो, तो इसके अलावा कहीं और संतुलन स्थापित हो ही नहीं सकता। इसलिए यह संतुलन बिंदु अद्वितीय भी है, यूनिक भी है। और स्टेबिलिटी को आपने देख लिया कि जब ये फ्लक्चुएशन होगा तो यहाँ कीमत घटने और कीमत बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाएगी और मूल बिंदु पर पुनः आकर यानी ई बिंदु पर आकर ये संतुलन स्थापित हो जाएगा। हमने आपको बालरा का नाम लिया है। बालरा भी इसको बताते हैं कि ये इस तरीके का जब मांग वक्र घटती हुई हो और पूर्ति वक्र बढ़ती हुई हो तो संतुलन स्थिर और अद्वितीय होता है। उसको देख लें। आपने ये देखा, ये संतुलन बिंदु है। बालरा इसमें मात्रा से मूल्य का समायोजन करते हैं। तो पहले मान लीजिए कभी बाजार में ये मात्रा आ गई या मांग घट गई। मांग घट जाएगी तो मांग इतनी हो जाएगी, कीमत ज़्यादा है और आपूर्तिकर्ता इस समय इतनी पूर्ति कर रहा है। पूर्ति कम करने से कीमत तो बढ़ जाएगी, क्योंकि उपभोक्ता इतनी कीमत देने को तैयार होगा
और आपूर्तिकर्ता इतनी कीमत पाने को तैयार होगा, पाना चाहेगा। तो इस समय ये देखेगा विक्रेता कि बाजार में जो उपभोक्ता उपलब्ध है, उपस्थित है, वो हमको ज़्यादा कीमत देने को तैयार है, तो इसलिए वो अपनी पूर्ति बढ़ाने के लिए प्रेरित होगा। यहाँ वो पूर्ति अपनी बढ़ाने के लिए प्रेरित होगा, क्योंकि वो कीमत तभी प्राप्त कर सकता है ये बढ़ी हुई जबकि वो ज़्यादा सप्लाई करेगा। तो इस तरह से सप्लाई बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। दूसरी दशा में यदि आपूर्तिकर्ता ज़्यादा पूर्ति किए हुए हो तो यहाँ ये कीमत, उपभोक्ता ये कीमत देने को तैयार होगा, आपूर्तिकर्ता ये कीमत पाने को तत्पर होगा। तो यहाँ ये देखेगा कि हमें कीमत तो कम मिल रही है, या जो उपभोक्ता है वो कम देने की प्रवृत्ति रखता है और हम ज़्यादा पाने की इच्छा रखते हैं, इसलिए वो पूर्ति घटा देगा। तो इस दशा में भी ये जो संतुलन होता है स्थिर और अद्वितीय होता है। तो यहाँ आपको इसको विशेष रूप से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी यहाँ उपयोगिता कम है। अब आपको हम बताएंगे कि मांग और पूर्ति में यदि परिवर्तन होता है तो संतुलन कैसे परिवर्तित होता है। बाय द वे, मान लीजिए किसी कारण से मांग बढ़ जाती है। मांग बढ़ने का कारण ये हो सकता है कि मौसम बदल जाए, या किसी अकस्मात कोई ऐसी ज़रूरत आ जाए जिससे उपभोक्ताओं को मांग बढ़ानी पड़े, विशेषकर मौसम या विद्यालय खुलने से ड्रेस की मांग, इस तरीके की मांग बढ़ती है अकस्मात, तो एकाएक मांग बढ़ जाती है जबकि कीमत में कोई परिवर्तन न हुआ हो। तो इस तरह से मांग बढ़ने पर कीमत अपने आप बढ़ जाती है, लेकिन पूर्ति भी बढ़ सकती है। ये डिमांड डी था, ये D1 हो गया और सप्लाई स्थिर है। तो जो आप देख रहे हैं जो P कीमत थी वो P1 हो गई। कारण इसका यही था कि एकाएक मांग बढ़ गई। जो अन्य बातें समान थी उसमें से कोई बात बदल गई, मौसम बदल गया, टेस्ट बदल गया, या किसी कारण से मांग वक्र ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मांग घट भी सकती है जबकि पूर्ति स्थिर रहे। तो जब मांग घटेगी तो कीमत घट जाएगी, यानी P2 हो जाएगी घटकर। तो जब मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ जाती है और मांग घटती है तो कीमत घट जाती है। और ये तब होता है जबकि पूर्ति स्थिर हो, पूर्ति में कोई परिवर्तन न हो रहा हो। दूसरी दशा हो सकती है कि पूर्ति बढ़ जाए, पूर्ति बढ़ेगी तो कीमतें घट जाएंगी। पूर्ति बढ़ने का कारण हो सकता है अधिक उत्पादन हो जाए, या फसल पैदावार बढ़ जाए, तो इससे पूर्ति बढ़ जाएगी। पूर्ति बढ़ने से कीमत कम हो जाती है, पूर्ति बढ़ने से कीमत कम हो जाती है जबकि डिमांड स्थिर रहती है। पूर्ति बढ़ने से कीमत घट जाती है। अब मांग और पूर्ति जब दोनों परिवर्तित हों साथ साथ, तो ये देखा जाएगा कि कौन ज़्यादा परिवर्तित हो रहा है, मांग या पूर्ति। जो ज़्यादा परिवर्तित होगा उसका असर कीमतों पर प्रभावी होगा। जैसे पूर्ति बढ़ जाएगी, पूर्ति मांग से ज़्यादा बढ़ी होगी तो कीमत घटेगी, और पूर्ति मांग से कम बढ़ी होगी तो कीमत बढ़ेगी। तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ दोनों बराबर बढ़ रहे हैं, यानी कि ये D था, D1 हो गया, तो इसलिए कीमत स्थिर है। ये कीमत स्थिर है और इससे पूर्ति बढ़ गई, या मांग और पूर्ति दोनों बढ़ गया, संतुलन E से E1 हो गया। तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि दोनों में परिवर्तन बराबर होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मांग ज़्यादा बढ़ जाए कीमत और पूर्ति कम बढ़े, तो उस दशा में कीमत बढ़ जाएगी। ये मांग है, तो आप देख पा रहे हैं कि मांग तेज बढ़ी इसलिए कीमत थोड़ी ज़्यादा है, पहले की तुलना में कीमत ज़्यादा है।
ये कीमत बढ़ गई क्योंकि मांग ज़्यादा बढ़ गई और पूर्ति कम बढ़ी। पूर्ति इधर बढ़ी है, मांग इधर बढ़ेगी। ऐसा हो सकता है कि पूर्ति ज़्यादा बढ़े, मांग कम बढ़े, तो कीमत घट जाएगी। आप देख रहे हैं इस दशा में कीमत घट जा रही है। यह S1 है, यस है, यह S1 है, यह D है, यह D1 है। यानी कि मांग बढ़ी है लेकिन थोड़ी बढ़ी है और पूर्ति बढ़ी है लेकिन ज़्यादा बढ़ी है, इसलिए कीमत कम हो जा रही है। अब उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे आप लोग। तो कीमत और मांग और पूर्ति के विभिन्न संयोगों से कीमत तय होती है। कीमत स्थिर भी रह सकती, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ये जैसे जैसे बाजार में मांग और पूर्ति शक्तियाँ एक दूसरे को प्रभावित करेंगी, उसी तरीके से कीमत तय होती है और इस तरह से बाजार का संतुलन स्थापित होता है। कीमत ज़्यादा पूर्ति ज़्यादा बढ़ेगी तो कीमत घटेगी, संतुलन कीमत कम होगी। मांग ज़्यादा बढ़ेगी तो संतुलन कीमत ज़्यादा होगी। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।